है कि आज हमारे बीच में भेड़ाघाट क्षेत्र के जाने माने आप चिकित्सक भी हैं, समाज सेवी भी हैं। इसके अलावा आप पर्सनल आत्मीयता के व्यवहार से भी जाने जाते हैं। क्षेत्र का चाहे बुजुर्ग हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, डॉक्टर दिलीप अग्रवाल जी के व्यक्तित्व से शायद अछूता नहीं है। आज हमारे स्टूडियो में, कार्यालय में आपका आगमन हुआ। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक लंबे समय से हमारे क्षेत्र में लगातार आदरणीय डॉक्टर दिलीप अग्रवाल जी सेवाएं देते चले आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि समय ना होते हुए भी कुछ कार्य आप ऐसे भी करना चाहते हैं जो समाज में एक मिसाल बन जाएं। इसी कड़ी में आप भी हमारे बिल्हा ग्राम पंचायत से सरपंच प्रत्याशी हैं। परिचय के मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं हैं। आइए आज हम उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं उनकी कार्य योजनाओं की कि आप ग्राम पंचायत को आने वाले समय में क्या सौगातें देंगे और मतदाताओं से आपकी क्या अपील है। डॉक्टर दिलीप अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज की ओर से हम सभी दर्शकों की यही मांग है आपसे कि सबसे पहले तो आप अपना परिचय देते हुए आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई और उच्च शिक्षा का सफ़र कहाँ ख़त्म हुआ और इसके क्या आपके अनुभव रहे हैं। मैं डॉक्टर दिलीप अग्रवाल भेड़ाघाट चौराहे में रहता हूं और विगत 40 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरी उम्र आज की डेट में 60 या 62 साल होगी। मैं चिकित्सक के रूप में समाज सेवा के कार्य भेड़ाघाट चौराहे में लगातार करता चला आ रहा हूं। अभी वर्तमान समय में भेड़ाघाट ग्राम पंचायत बिल्हा जो सामान्य सीट 30 साल में हुई है, मैं पहली बार उसमें सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हूं। मेरी शिक्षा मैंने बीएससी जबलपुर यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मैंने एलएलबी की है। मैं कुछ साल तक वकालत करता रहा हूं। इसके बाद मैंने आरएमपी की डिग्री ली और मैं आज की डेट में आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं जो भेड़ाघाट चौराहे के और आसपास के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। कि अगर आदमी मेहनत करता है, अच्छे से लगन से पढ़ाई करता है तो सफलता का मुकाम उसे ज़रूर मिलता है। मैंने भी अपने प्रारंभिक दौर में भेड़ाघाट से जबलपुर साइकिल से जाके पढ़ाई की है और यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर तक हम साइकिल से जाते थे। वह दौर ऐसा होता था कि हमारे पास किताबें नहीं होती थी समय पे, हमें अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता था। फिर भी हमने प्रयास करके, कोशिश कर करके पढ़ाई की है और आज इस मुकाम पे हासिल हुए हैं। इस मुकाम पे आने के लिए मुझे काफ़ी कठिन मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी तपस्या करनी पड़ी है और सफलता ज़रूर मिली है। मैं आप आम लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जो आदमी मेहनत करता है सफलता उसे ज़रूर मिलती है। और पढ़ने लिखने से आदमी नम्र होता है, ज्ञानवान होता है, लोगों के दुख दर्द को समझता है, अपने परिवार के और अपने समाज के उत्थान के लिए वो कार्य करना चाहता है और कार्य करता है। मैं भी ऐसा कार्य करना चाहता हूं और आगे कार्य कर रहा हूं। आपने उच्च शिक्षा के बाद में चिकित्सक के क्षेत्र में कदम रखा। यह विचार आपके मन में कैसे आया और इसमें आप कहां तक सफल रहे हैं। जहां तक चिकित्सक की बात है, हमारे पिताजी यहाँ 50 साल से डॉक्टर थे। उनके गुजरने के बाद मैंने इस फील्ड को चुना और ये फील्ड हमने इसलिए चुना कि मुझे महसूस है कि क्षेत्र में जो है डॉक्टरों की कमी है और क्षेत्र के गरीब आदमी जबलपुर इलाज कराने के लिए, अपने दूर दराज इलाज कराने के लिए नहीं जा पाते थे। तो मैंने ये चिकित्सा का क्षेत्र चुना। मैंने आयुर्वेद से आयुर्वेद रत्न किया, उसके बाद उसकी पूरी पढ़ाई की और मैं दवाखाना मैंने खोला। आपका चिकित्सीय पेशा भी है, समाज में समाज से भी काम भी आ जाते हैं। फिर भी इसके बावजूद यह देखा जाता है कि आप एक लंबे समय से खासकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यह प्रेरणा आपको, यह ख्याल आपके मन में कैसे आया और इसको आप कहाँ तक कर पा रहे हैं। देखिए, क्षेत्र में धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन होते थे पर उनकी जो स्थिति थी बहुत कमज़ोर थी।
हम सब दोस्तों ने मिलके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हमारे मन में बचपन से ये लालसा रही है, ये हमारे मन में एक विचार रहता था कि हम एक धार्मिक आयोजन अच्छे रूप से मनाएं, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छे रूप से मनाएं। तो हम विगत पिछले 25 सालों से 30 सालों से लगातार दशहरा चल समारोह भेड़ाघाट का आयोजन करते आ रहे हैं, जिसमें क्षेत्र के समस्त बुद्धिजीवी गण, राजनीतिक गण और भी जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, ये सब उसमें सम्मिलित होते हैं और हम एक बहुत अच्छा कार्यक्रम दशहरा के रूप में मनाते हैं। एक मंच के नीचे हम अनेक राजनीतिक दल के लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ विचार विमर्श करते हैं और उस आयोजन का बहुत मनोरंजन पूर्वक और उसका काफ़ी उत्साह से हम उस कार्यक्रम को कर पाते हैं। ग्राम पंचायत बिल्हा में 20 वार्ड हैं, जिसमें 17 पंच निर्विरोध बन चुके हैं। इसमें आपकी क्या भूमिका रही है और कितने प्रत्याशी सरपंच के ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में दखलंदाजी रखते हैं और फाइट कर सकते हैं चुनाव में? जहाँ तक पंचों का सवाल है, आम जनता ने, यहाँ के ग्रामवासियों ने, बुद्धिजीवियों ने, शिक्षाविदों ने बैठकर ये निर्णय लिया कि हम ये ग्राम पंचायत को निर्विरोध ग्राम पंचायत बनाएं। पर जहाँ तक कोशिश की गई तो 17 पंच ऐसे बने जिनके पक्ष में लोगों ने अपना एकरूपता, एक मतैन अपनी भावना प्रकट की और इसलिए वहाँ 17 जो पंच हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 3 पंच ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा फाइट है, पर वो भी जनता अच्छा निर्णय लेते हुए उन्हें चुन लेगी। रही सरपंच की बात, तो सरपंच में 4-5 लोग ऐसे हैं जो वजनदार लोग हैं क्षेत्र के और वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं भी उनमें से एक प्रत्याशी हूं और जनता देखते हैं किसके मन में क्या बात है, उस हिसाब से वो जो जनता निर्णय लेगी, जो निर्णय होगा वह सर्वोपरि होगा। डॉक्टर दिलीप जी, अक्सर देखा जाता है हर अच्छे कार्यों में लोग विरोध करते हैं। उन्नति को देखकर लोग जलन की भावना से रुकावट पैदा करते हैं, फिर भी आप इन चीज़ों को कैसे धता बताते हुए और आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है और आपके अंदर बातचीत में लचीलापन होना ये बहुत आवश्यक है। हर बात का विरोध हो ऐसा नहीं होता है, पर कुछ बातों का विरोध होता है और विरोध होना भी चाहिए। विरोध होने से आपके कार्य में निखार आता है, आपकी कार्यशैली में सुधार आता है। मैं एक बहुत लकी इंसान हूँ कि मेरा विरोध बहुत कम से कम हुआ है। मैंने हमेशा सबको सहभागी बना के, सबसे सलाह मशवरा करके आगे बढ़ने की हमारा नज़रिया रखते हैं और हमने ऐसा किया भी है। इसलिए हमारा विरोध थोड़ा कम होता है और हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। आने वाले कल में भी अगर हमें भगवान सफलता देता है तो हम सबकी सलाह मशवरा से ही आगे काम करेंगे, जिससे एक रूपता आए और काम में निखार आए। एक लंबे समय से आप क्षेत्र में चिकित्साएं सेवाएं दे रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं। कभी कोई ऐसा मोड़ आया कि कोई एकदम गरीब व्यक्ति जिसको कोई बड़ी बीमारी भी रही हो, वो आपके पास आया और आपने उसकी एक निस्वार्थ भावना से सेवा की हो और वह अच्छा हुआ हो? कोई ऐसा वाकया आपके दौर में आया? ऐसा अक्सर होता है क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो गरीब क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है। यहाँ पे किसान निवास करते हैं। पैसे की कई बार कमी होती है, कई बार तो ऐसे गरीब आते हैं जिनके पास एक नया पैसा नहीं होता, किराया भी नहीं होता है। तो ऐसे समय भी मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए हमारा स्वभाव तो सदा से दयालु रहा है और हमने ऐसे लोगों की हमेशा मदद की है। और ये प्रोफेशन तो ऐसा है कि हर दिन, मतलब 2-4 दिन में नहीं, हर दिन कोई ना कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके पास पैसे नहीं होते पर बीमारी से वो ग्रसित होता है। हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं, यथासंभव हम मदद करते हैं, नहीं तो हम अपने दोस्तों से उनकी मदद कराते हैं। अगर मेडिकल भेजने की बारी आती है तो हम उसके अन्य बड़े डॉक्टरों के पास भी व्यवस्था कराते हैं और बड़े डॉक्टरों से भी निवेदन करते हैं कि गरीब आदमी है, इसकी मदद करें, और लोग मदद करते हैं। अगर आप किसी से कोई मदद मांगेंगे तो हमें लगता है कि समाज में मदद करने वालों की संख्या आज भी बहुत ज़्यादा है और लोग मदद करते हैं और मैं भी करता हूँ, करता रहूँगा। डॉक्टर साहब, ग्राम पंचायत बिल्हा में ऐसे कौन से मुद्दे हैं, ऐसे कौन से विकास कार्य जो नहीं हुए हैं और विकास के और भी क्या आयाम हैं, इनको लेकर आप मतदाताओं के बीच में जाएंगे और किन मुद्दों को बोलकर आप अपना बहुमत हासिल करेंगे? देखिए, ये गंभीर मुद्दे हैं और जो हमारी हर ग्राम पंचायतों में है। बिला ग्राम पंचायत में ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो आवास की बहुत बड़ी समस्या है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत के जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिला। आज भी हमें ऐसा लगता है कि ऐसे 500 घर होंगे जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं।
नाली की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है, बच्चों की शिक्षा का स्तर बहुत ख़राब है, स्कूल की व्यवस्था बहुत ख़राब है, आंगनबाड़ी की व्यवस्था बहुत ख़राब है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है तो उसमें दवाइयाँ नहीं हैं। ऐसी ढेर सारी समस्याएं हैं जिनका हमें निराकरण करना है। और हमारा मुख्य जो फोकस है वो बच्चों की शिक्षाओं पे है। बच्चों की शिक्षा अच्छे से नहीं मिल पा रही, उन्हें कोचिंग सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमारा प्रयास होगा कि हम ग्राम पंचायत में इन सब सुविधाओं का, इन सब व्यवस्थाओं की या जो भी उपलब्धता है वो उपलब्धता कराएं हम। और हमारा मेन मकसद होगा कि ग्राम पंचायत में सबसे पहले भ्रष्टाचार, एक जीरो भ्रष्टाचार किया जाएगा। मतलब भ्रष्टाचार एकदम से ख़त्म कर दिया जाएगा। कोई भी काम जो भी आम जनता के हैं वो सुचारू रूप से बिना पैसे के और आसानी से किए जाएंगे। राशन व्यवस्था बहुत ख़राब हालत में है, आम आदमी को राशन नहीं मिलता, उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, ऐसा निवेदन करेंगे एसडीएम से, कलेक्टर साहब से और जो भी तमाम अधिकारी होंगे कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो सके, राशन की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके, पानी निकासी की सुविधा अच्छे से हो सके, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो सके और जो आवासीय योजना है उसका लाभ मिल सके। यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है पट्टे की, और यहाँ पे बहुत से लोगों ने वन भूमि में कुछ मकान बना लिए हैं। हम सरकार से निवेदन करेंगे, वन विभाग वाले अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि उतना हिस्सा छोड़कर उतने हिस्से का पट्टा दे के ग्रामवासियों को वहाँ पट्टा दें, आवास योजना का लाभ दें, जिससे एक समुचित गाँव का विकास हो सके। गाँव में बहुत बड़ी समस्या पीने के पानी की है। हमने अपने घोषणा पत्र में ये दिया भी है कि हम वाटर प्लांट और जो आरओ वाटर प्लांट, फिल्टर प्लांट होता है वो लगाएंगे, जिससे आम जनता को ठंडा पानी और साफ़ पानी मिल सके, जिससे बीमारियां दूर होंगी। हमने एक प्रण और लिया है कि हमारा दवाखाना चूँकि भेड़ाघाट चौराहे पे है, हम 5 साल तक बिल्हा ग्राम पंचायत के किसी भी आदमी से डॉक्टर की फीस नहीं लेंगे। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम आधी रात को उनके पास उपस्थित होंगे, उन्हें अपनी सेवाएं देंगे। हम भेड़ाघाट ग्राम पंचायत में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे जो 24 घंटे हमारी ग्राम पंचायत में वो एम्बुलेंस रहेगी, जिसमें किसी भी समय कोई आपात स्थिति होती है तो हम उसको तत्काल उसके उपचार के लिए उस मरीज़ को भेज सकें। हम ऐसे ही सब व्यवस्था कराएंगे। एक हम कोचिंग सेंटर खोलेंगे जिससे गरीब बच्चों को हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर उनकी पढ़ाई हो सके। हम ऐसे तमाम ढेर सारे कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम करेंगे। मजदूर भाइयों के लिए तकनीकी शिक्षा का हम कार्यशाला का आयोजन करेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र में जो भी सांस्कृतिक या खेल या अन्य आयोजन होते हैं उसमें भी आपकी सक्रिय भूमिका रहती है। क्या वजह है, क्या कारण है कि हर क्षेत्र में आपकी उपस्थिति बनी रहती है? इसके पीछे आपके क्या उद्देश्य रहे हैं? देखिए, हम सब मानव हैं और हम सब सामाजिक प्राणी हैं। हमारे समाज के इर्द गिर्द क्या होता है ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। और रही बात खेलों की या अन्य गतिविधियों की, तो हमारा हमेशा से उस पर रुझान रहा है कि खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे आदमी की प्रतिभा बहुमुखी चहुमुखी विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। और आजकल तो स्थिति ये है कि अगर हम खेलों में बहुत अव्वल होते हैं तो हमारा आर्थिक विकास भी होता है, हमारे देश की तरक्की होती है। तो हमेशा से अगर बच्चों के खेल में हम प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चे आगे जाके देश के नागरिक बनते हैं और देश का नाम ऊंचा करते हैं। आज पहले की अपेक्षा अब हमारे टूर्नामेंट जो हमारे गांव में होते थे अब वो कम हो गए हैं, पर हम फिर से प्रयास करेंगे कि ऐसे कार्यक्रम फिर से किए जाएं जिससे बच्चों का समुचित विकास हो सके, युवाओं का समुचित विकास हो सके। दिलीप जी, आपका चिकित्सीय पेशा भी है, समाज सेवा भी है, सांस्कृतिक आयोजनों में भी भागीदारी बनी रहती है, फिर भी आपके चेहरे पर एक खुशी, एक ताजगी, एक आत्मविश्वास बना रहता है। यह ऊर्जा और आत्मबल आपको कहाँ से मिलता है? देखिए, मैं एक चिकित्सक हूं और मैं एक पॉजिटिव थिंकिंग का इंसान हूं। और मैं एक चिकित्सक होने के नाते हमारे पास रोते हुए लोग आते हैं और मैं उन्हें ट्रीटमेंट देकर उन्हें हंसा देता हूं। जब वो हंसते हैं तो उनके द्वारा जो खुशी है वो हमें भी उनसे मिलती है, और वो जब वो खुश होते हैं, हमें दुआएं देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, तो हमारे मन को इतनी खुशी और इतनी प्रसन्नता होती है जिसकी हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। रोते को हंसाना एक कला है और हम चिकित्सीय पेशे में ऐसे जुड़े हुए हैं। और बाकी सार्वजनिक और जो भी धार्मिक आयोजन हैं उन सब में भी हम ऐसे इस माध्यम से जुड़ जाते हैं, इस तरीके से जुड़ जाते हैं कि वो मेरा ही कार्यक्रम है। तो लोगों का जो पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे प्रति होता है वो हमको ताजगी देता है, हमको खुशी देता है, हमको आनंद देता है, जिससे हमारी खुशी बढ़ी रहती है। हमारी पत्नी हैं
हमारी बेटी है, हमारी बेटी डॉक्टर हो गई है, पढ़ लिख के उसने इस मुकाम को हासिल किया है, और जब वो खुश होती है तो हमारे चेहरे में भी खुशी आ जाती है। हमारी पत्नी हर समय हमारा ख्याल रखती है। हम कई बार मरीजों को देखते हुए रात को बहुत देर हो जाती है हमको, तब भी वो बेचारी हमारा इंतज़ार करती है, खाना बना के रखती है। हम जब पहुंचते हैं तो हमारी तैयारी करती है। कई बार तो स्थिति ये होती है कि हम रात में सोते हैं 2 बजे, 3 बजे भी मरीज़ हमारे घर में दरवाजे पे आ जाता है, क्योंकि छोटा क्षेत्र है, ग्रामीण परिवेश का क्षेत्र है। तो मरीज़ बेचारा जब भी पीड़ित होता है तो उसको सीधे डॉक्टर दिखता है, और हम उसको उपस्थित होते हैं और हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं रात में, और जितनी भी सेवा हमसे बनती है हम उसको देते हैं। और हमारी एक खासियत और है, हमारे यहाँ रात में अगर कोई भी पेशेंट आता है तो हम उससे कभी फीस नहीं लेते हैं, हम उसकी पूरी जी जान लगा के सेवा करते हैं। वो बदले में हमें जो आशीर्वाद देता है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि वो हमारे और हमारे परिवार को कितनी खुशी देता है। और मैं ऐसी सेवा जीवन भर करता रहूँगा और करना चाहूँगा और करता रहूँगा। समूचे क्षेत्र में आपकी एक बेदाग छवि भी है, अपनापन से भी लोग मानते हैं, स्नेह भी रखते हैं, समर्थन भी करते हैं। यदि मतदाताओं ने आपको अपना समर्थन दिया, आपको चुनते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी ग्राम पंचायत में कौन कौन से कार्य कराएंगे? देखिए, अगर मतदाताओं का प्यार, दुलार, आशीर्वाद मुझे मिलता है तो सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत में आवासीय योजनाओं का जो लाभ है तत्काल उन्हें रिलीज़ कराऊंगा। और जो ऐसे जो जो हमारे मतदाता भाई हैं या हितग्राही हैं जिनके आवास योजना का लाभ अभी तक गया ही नहीं है, उनके नाम भी नहीं आए हैं, तो सर्वप्रथम मैं उनके नाम जोड़ूंगा। उसके बाद मैं सबसे पहले सड़क, बिजली, पानी और जो भी मूलभूत सुविधाएं जो हमारी होती हैं वो हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिलीप अग्रवाल जी, जो आप हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज के माध्यम से आपका समाज एवं लोगों को क्या संदेश है? सबसे पहले तो मैं टॉक न्यूज़ को थैंक यू कहता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आम मतदाता भाइयों को भी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आप सबसे निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि मुझे चुनाव चिन्ह हैंडपंप मिला है, मुझे अधिक से अधिक प्रचंड बहुमत से विजय दिलाएं। और अगर मैं जीतता हूं तो सर्वप्रथम आपके द्वारा जो भी मेरे द्वारा घोषणा पत्र किया गया है मैं उसका पालन करूंगा, प्रतिबद्ध हूं उसके लिए, कहने के लिए, करने के लिए। और एक बार पुनः आप समस्त मतदाता भाइयों का, हमारे बहनों और भाइयों का जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, टॉक न्यूज़ के हमारे पत्रकार बंधु अशोक उपाध्याय जी का, जो हमारे क्या बोलते हैं कैमरामैन हैं पवन जी, उनका, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।